द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान पढ़ाने जा रही हूँ। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रावधान है ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है। ये संकटकालीन प्रावधान जो है, ये संकटकालीन शक्तियां कहने भर के लिए ही राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वस्तुतः तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान का 18वां भाग, जिसमें 9 अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 352 से 360 शामिल है, आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख करता है। संविधान के आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां जो है, इन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक प्रधान बन जाता है। और ये शक्तियां जो है वो अभी हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत अधिक इनमें संशोधन और परिवर्तन के विषय रही हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। लेकिन 1975 में घोषित आपातकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और इसीलिए 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध थी जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। अतः 44वें संविधान संशोधन जो कि अप्रैल 1979 में हुआ था के द्वारा इस संबंध में जो आवश्यक व्यवस्थाएं की गई और इस संवैधानिक संशोधन के बाद जो संकटकालीन प्रावधान हमारे देश में 3 जो हैं, उनके बारे में जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। पहला, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 352 में क्या है बच्चों? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो आपातकाल घोषित कर सकता है। आर्टिकल 350 में यह व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन के बाद में, इसमें परिवर्तन हुए और उसमें यह व्यवस्था की गई कि जब राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित कर सकता है जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि 1975 में माननीय इंदिरा जी ने किया था। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार करने हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकाल की घोषणा को न्याय योग्य बना दिया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 352 के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए भी की जा सकती है और
किसी एक या कुछ भागों के लिए अथवा किसी देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी की जा सकती है। इस घोषणा के संवैधानिक प्रभाव भी होंगे। इस घोषणा के लागू रहने के समय पहले 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएगी। यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6ठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार के श्रेणी में आ गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लागू किया गया है, तब तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त की गई स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हुआ है, तो यह अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कानून निर्मित किए जाएंगे, उन कानूनों के साथ यह लिखना भी अनिवार्य होगा, उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा कि यह कानून जो है वो आपात स्थिति की घोषणा के कारण बनाए गए हैं और आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात ऐसे कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक जो है वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि राज्य में कोई कानून संघीय कानून के विरोधी हो तो वे विरोध की सीमा तक अमान्य होंगे। राज्य सूची के संबंध में संघ द्वारा निर्मित ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह तक ही प्रभावी नहीं रहेंगे। संघ की का जो कार्यपालिका शक्ति है वो ये शक्ति मिल जाएगी उसको कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सके कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। संविधान के 43वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा लागू की गई है, अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस सीमा तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। बच्चों, आप सबको पता है कि व्यवहार में 352 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत अब तक 3 ही संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 में जब भारत पर चीन के और 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में और जून 1975 में इंदिरा जी ने ये आंतरिक अशांति के नाम पर ये संकट काल का प्रावधान किया गया था। 1962 और 1971 के में जो घोषित जो आपातकाल था वो तो औचित्यपूर्ण था, लेकिन 1975 में घोषित आपातकाल के संबंध में ये पूर्णतः स्पष्ट हो चुका था कि इसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा अपने आप को सत्ता में बनाए रखना ही था। दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356। इसके अंतर्गत जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है, उनको विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन जो है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता,
तो वह संकट काल की जा रहा है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट काल घोषित करने के लिए संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी, अधिकतम अवधि 3 वर्ष की थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने के लिए का प्रस्ताव जो है संसद द्वारा पारित किया जा सकेगा, जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। इस घोषणा के भी संवैधानिक प्रभाव हुए। राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगा सकता है और उनके द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। व्यवहार में अब तक 125 बार इस उपबंध का यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा चुका है। तो बच्चों ये आर्टिकल 356 है, इसको लागू इतनी बार किया जा चुका है, ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, इंदिरा कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, राष्ट्रीय मोर्चा या जनता दल की सरकार हो, सभी ने आर्टिकल 356 का जो है मतलब आर्टिकल 356 है अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग ही किया है। तीसरी बात जो है वो है आर्टिकल 360 यानी वित्तीय संकट। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि जिनसे भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही प्रोसीजर होगा, वही प्रक्रिया होगी कि संसद में पारित होने के बाद ये इस प्रकार की घोषणा हो सकती है। तो जिस प्रकार की घोषणा जो है वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। आर्थिक संकट की घोषणा के जो प्रभाव होंगे वो ये होंगे कि संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में जिनमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य की समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, देश में अभी तक आर्थिक संकट की स्थिति लागू करने का अवसर नहीं आया है और न ही अभी तक लागू की गई है। बच्चों, मैं दूसरे वीडियो में आपको ये 3 प्रकार की जो मैंने व्यवस्थाएं बताई है, जो संकट काल के प्रावधान बताए हैं, आर्टिकल 356 जिसमें बाहरी आक्रमण वाला है, 352 जिसमें बाहरी आक्रमण का है, 356 जिसमें सब राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की बात कही है और आर्टिकल 360 जिसमें वित्तीय संकट की बात कही है। ये 3 परिस्थितियां हैं जो कि राष्ट्रपति जो है जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब मैं इसकी जो आलोचना बताऊंगी वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।